सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आई नो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ से हम यूट्यूब पे बिल्कुल ही गायब थे। इसका वजह है कि मेरा प्रॉप चल रहा था, एग्जाम चल रहा था और उससे पहले प्री प्रॉप चल रहा था, तो उस सब को लेके हम यूट्यूब पे बिल्कुल ही गायब थे। और आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा डीएम भी आ रहा था कि वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। सो फाइनली गाइस, आई एम डन विथ माई प्रॉफ। मेरा प्रॉफ खत्म हो गया है और अभी हम वेकेशन पे घर आ चुके हैं और अब मेरे पास बहुत टाइम है। आई एम नॉट बिजी, सो आई विल मेक कंसिस्टेंट वीडियोस। इस बीच में बहुत सारे अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नीट हुआ, नीट कैंसिल हुआ, रीनीट हुआ, फिर रीनीट का एग्जाम हुआ, इसी बीच में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट पैन इंडिया पे चल रहा है प्रोटेस्ट। अब इसी बीच रिजल्ट भी अपना आ गया है नीट का और बच्चे ये अपना रैंक को लेके ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। सब चीज के लिए आई एम रेडी, आई विल हेल्प यू आउट विदाउट एनी काइंड ऑफ फी। तो सबसे पहले अगर आप नीट क्वालिफाई कर गए हैं तो आपके अभी के कुछ वीक्स आपके पूरे मेडिकल जर्नी को डिसाइड करेंगे। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको एक अच्छा कॉलेज जो आपको मिल सकता था वो मिलने से आपको वंचित रख सकता है। तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि आप किसी भी एक काउंसलर या गाइड को फॉलो करें, उसके वीडियोस देखें और वहां से अपना हर चीज फॉलो करें ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के प्रोसेस का, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में डिफरेंस का, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है और सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है। देखो, नीट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है या एडमिशन नहीं मिल जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करते हैं एंड जो अथॉरिटी रहती है वो आपको कॉलेज अलॉट करती है। अब इसमें आप जितना अच्छे से सेलेक्ट करते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग उतना कॉलेज अच्छा आपको मिल सकता है। तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से कॉलेज सिलेक्शन करें, हर चीज को देख के सिलेक्शन करें ताकि आप एक अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ले सके। दूसरा बात आता है कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता है। देखो, ऑल इंडिया कोटा में अगर आप भरते हैं तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कम्पीट करने के लिए कि आपको उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और जब स्टेट कोटा के थ्रू जाते हैं तो आप जिस स्टेट के हैं, जहां का आपका डोमिसाइल है, उस स्टेट के पर्टिकुलर उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में आप एलिजिबल होते हैं कंपीट करने के लिए कि आपको ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का डिफरेंस। फिर बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रजिस्टर करना रहता है। उसके लिए भी टाइम लिमिट, हर एक स्टेप के लिए टाइम अलॉटेड रहता है, कितना दिन के अंदर कर देना है। सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन, फिर आएगा कि फीस, उसका पर्टिकुलर फी रहता है वो सबमिट करना रहता है। देन आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं काउंसलिंग के समय, वो आपको सबमिट करना रहता है ऑनलाइन। उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग का। आपको अगर ऑल इंडिया कोटा से कर रहे हैं तो देश भर से जितने भी कॉलेजेस में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, उस सबको चॉइस फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि हमको ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए। प्रेफरेंस में जो सबसे आगे है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। फिर आता है चॉइस लॉकिंग, उसी को जो चॉइस भरे हैं उसको लॉक कर दिया जाता है। उसके लिए सब चीज के लिए फिक्स टाइम अलॉटेड रहता है। फिर चॉइस लॉकिंग के बाद आपको एक सीट अलॉट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको वो कॉलेज लेना है तो उसमें रिपोर्ट कीजिए, या नहीं लेना है तो फिर आप कॉलेज अपग्रेड कर लीजिए। ये हो गया काउंसलिंग का पूरा स्टेप, मोटा मोटी। ये एक एक डिटेल नहीं है लेकिन ये सब स्टेप होता है। क्या क्या था, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फीस सबमिट करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा, उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये 6-7 मोटा मोटी स्टेप होते हैं। जब भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक बेस्ट टिप है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको चॉइस फिल करने ही नहीं आता है, कॉलेजेस का चॉइस फिल करने ही नहीं आता है, और वो जो अच्छे कॉलेज मिल सकते थे उनको वो छोड़ के थोड़े कम अच्छे कॉलेजेस ले लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के जो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेज है उनको ऊपर रखना होता है, फिर उससे जो थोड़े से कम बेस्ट है उनको नीचे, बेटर वाले को, फिर गुड वाले को उससे नीचे, वैसे करके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है। और ये सब कोई का अलग अलग होता है, सब कोई अपने रैंक के अकॉर्डिंग बनाए। अगर मान लीजिए आपका रैंक 2 लाख है और आप एम्स दिल्ली डाल देंगे, एम्स दिल्ली तो मिलेगा नहीं, तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाए और वही कॉलेजेस डाले जो कि आपको मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए आप डालें ये 5 कॉलेजेस और इसमें से अगर आपको पांचों में से कोई एक मिल जाए तो आपको दिक्कत ना हो कि अरे ये क्यों डाल दिए थे। इसीलिए अच्छे से चूज करके डालो। इसके लिए आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए कि उस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया था, अपने रैंक से कंपेयर कीजिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस है फिर भी उसको अपने रैंक में रखिए, क्योंकि हर बार सेम नहीं जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहता है, लेकिन एक एस्टिमेट रेंज के अंदर रखिएगा। उसके बाद आप सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके ही मत कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिए। आप कॉलेज में जाइए, जिस भी आप 10-20 कॉलेज का नाम सेलेक्ट किए हैं उस कॉलेज को अगर पर्सनली विजिट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो जैसे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, रिसेंट इंफॉर्मेशन निकालिए कि उस कॉलेज में क्या चल रहा है। मैं तो बोलूंगा कि अगर विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिए, क्योंकि विजिट करने से बहुत सारे चीज पता चलता है। आप वहां जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहां का हॉस्पिटल देखेंगे, कितने पेशेंट फ्लो है वो देखेंगे, उसका कैसा लैब्स है, कैसा डिपार्टमेंट है, ये सब आप देखेंगे, हॉस्टल कैसा है, तो आपको ज्यादा अच्छे से मालूम चल सकेगा रेदर देन कि किसी का वीडियो देख लिए, किसी का कमेंट पढ़ लिए उससे। तो वैसे करके आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। ये सब अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है उस समय बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो फिर किसी से पूछकर और कुछ भी भर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो कि हर साल कैंडिडेट करते ही करते हैं। सो बीइंग योर सीनियर आई शुड एडवाइस कि ये सारी कॉमन मिस्टेक आप अवॉइड करें। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट रेडी ना होना। देखो, डॉक्यूमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके काउंसलिंग में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में। आपको पहले से ही उसको रेडी करके रखना है। आपको ये नहीं कि एस्टिमेट लगाना कि हाँ ये चाहिए होता है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये चाहिए होता है और वो सब आपको रिसेंट वाला रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास डोमिसाइल है तो वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपग्रेडेड रहना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अपग्रेडेड रहना चाहिए। ये सब और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक है जो कि हर साल बच्चे करते रहते हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग डिले हो जाता है या उनका काउंसलिंग रद्द हो जाता है। और दूसरा होता है डेडलाइन मिस कर देना। देखो, हर एक काउंसलिंग स्टेप का एक पर्टिकुलर डेडलाइन होता है, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, तो वो डेडलाइन मिस नहीं करना। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन का समय दिया गया है और आप 2 दिन मिस करके तीसरे दिन खोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, आप काउंसलिंग से ऐसे बाहर हैं। हर चीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मान लीजिए 2 दिन दिया है, उसको आप 2 दिन के अंदर नहीं किए तो ऐसे आउट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा कल कर लेंगे वैसे वैसे, तो फिर और अगले दिन कर रहे हैं, सर्वर डाउन है तो नहीं होगा। तो आपको डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा कि कितने दिन के अंदर करना है और उसको जल्दी से जल्दी कर देना होगा, ताकि आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है स्मूथ चलते रहे। फिर आखिरी में आता है कि जो काउंसलिंग का गाइडलाइन है उसको ध्यान से ना देखना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गाइडलाइंस को अच्छे से सुनते या समझते नहीं है और उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग से ऐसे भी बाहर हो जाते हैं। आपको काउंसलिंग के हर एक गाइडलाइंस को अच्छे से समझना है, क्या कहाँ सबमिट करना है, क्या कितना सबमिट करना है, ये सब जानना है, फिर ही काउंसलिंग को करना है ताकि वो स्मूथ चलता रहे। कई बार बीच बीच में कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ स्टेप में चेंज भी करना रहता है, तो उन सब का भी ध्यान देना है। तो इसलिए नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर से पढ़ना है। जिस भी आप काउंसलर को या जिस भी आप गाइड को, जिस भी आप इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं उनको उनसे अटैच रहना है, उनके संपर्क में रहना है, ताकि आप जो भी आपको डाउट हो तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाए। सो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करूंगा। और अगर आप 2026 नीट एस्पिरेंट है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब आपको रेगुलर वीडियोज आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।